हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में पीईटी का अगला टॉपिक जो सिलेबस में दिया हुआ है वो है हर्षवर्धन, उसे कवर करेंगे कंप्लीट। और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हर्षवर्धन से सभी यहाँ पे देखेंगे। पीईटी का पेड ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें पूरी डिटेल बताई गई है, उसको देखने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर 7355459135 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो हैशटैग में नंबर लिखा है उस पर। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की किस वंश से संबंधित है ये, तो पुष्यभूति वंश से संबंधित है। पुष्यभूति वंश का एक और नाम है वर्धन वंश। तो वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश सेम ही है और इसी से संबंधित है हर्षवर्धन। आगे बात करते हैं, जब ये गुप्त वंश का पतन हो रहा था, मतलब गुप्त वंश जो है डिक्लाइन पे आ रहा था, अपने पतन की तरफ जा रहा था, तब बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश उभरे थे, जैसे कि मैत्रेक वंश था, मौखरी वंश था, गौड़ वंश था, उसी में से एक था ये भी जिसका नाम था पुष्यभूति वंश। इसी से संबंधित हर्षवर्धन थे और सिर्फ हमें यही टॉपिक पढ़ना है। तो पहले ये जो पुष्यभूति वंश के लोग थे वो गुप्तों के सामंत थे, मतलब गुप्तों के अंडर थे। बाद में ये स्वतंत्र हुए। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए कौन था, तो पुष्यभूति था। इन्हीं के नाम पे इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश पड़ा था। आगे बात करते हैं अन्य प्रमुख शासक पुष्यभूति वंश के कौन कौन से थे। इनका बस नाम हमें पढ़ना है, जैसे नरवर्धन थे, आदित्यवर्धन थे, प्रभाकर वर्धन थे। जो एक मेन व्यक्ति यहाँ पे मिलते हैं पहले, वो है प्रभाकर वर्धन। अब वर्धन वंश का प्रमुख शासक जो प्रभाकर वर्धन है, इनके 3 बच्चे थे। पहला एक बेटा था जिसका नाम था राज्यवर्धन, फिर दूसरा बेटा था उसका नाम था हर्षवर्धन, एक बेटी थी जिसका नाम था राजश्री। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, 2 बेटे 1 बेटी थी इनकी प्रभाकर वर्धन की। आगे बात करेंगे, ये जो राजश्री हैं, जो इनकी बेटी थी, इनका विवाह हुआ था मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा से राजश्री का विवाह हुआ। ग्रहवर्मा का वध किसने किया था, तो ग्रहवर्मा को मारा था देवगुप्त ने, याद रखना है। उसके बाद ये जो राज्यवर्धन है, इन्होंने बदला लिया, मतलब इनके जो बहन का जो बदला लिया वो किसने लिया, तो राजवर्धन ने जाके बदला लिया और देवगुप्त को मार दिया। देवगुप्त को मारकर किसने बहन का बदला लिया था, तो राज्यवर्धन ने। पहले राजश्री का विवाद ग्रहवर्मा से हुआ, ग्रहवर्मा को मारा देवगुप्त ने। देवगुप्त को किसने मारा, तो राजश्री के भाई राज्यवर्धन ने। उसके बाद फिर एक आया देवगुप्त का दोस्त। देवगुप्त को जिसको राजवर्धन ने मारा था उसका दोस्त आया और उसने राजवर्धन को मार दिया। तो कौन था इसका दोस्त, तो शशांक था। देवगुप्त का दोस्त आया शशांक, जो कि गौड़ वंश का शासक था, उसने राजवर्धन को मार दिया। अब आगे बात करेंगे फिर क्या हुआ। इस शशांक को मारा किसने, तो हर्षवर्धन ने इसको मारा, इस शशांक को, क्योंकि इसने जो है राजवर्धन को मारा था, हर्षवर्धन के बड़े भाई को। तो इस तरह से शशांक जो है गौड़ वंश का शासक था, उसको किसने हराया, उसको हराया हर्षवर्धन ने। तो इस तरह से अभी हमें पढ़ना है जो वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो 606 से 647 ईस्वी है, जब राजश्री जो है अकेली हो गई। तो राजश्री और हर्षवर्धन दोनों भाई बहन साथ में राज करते थे, साथ में राजगद्दी पर बैठते थे कन्नौज की। कन्नौज उस टाइम पे बहुत अच्छा माना जाता था, बहुत अच्छा क्षेत्र बन गया था, इसे महोदय श्री भी कहा जाता था। तो जो मेन क्षेत्र था हर्षवर्धन का वो था कन्नौज। अब हर्षवर्धन की उपाधियों के बारे में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी हर्षवर्धन की उपाधि थी या फिर निम्न में से कौन सी हर्षवर्धन की उपाधि नहीं थी। तो कौन कौन सी उपाधियां थी यहाँ पे देख लेते हैं। परम भट्टारक थी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, चक्रवर्ती कहा जाता था, सार्वभौम कहा जाता था, परमेश्वर कहा जाता था, परम माहेश्वर कहा जाता था, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन की उपाधि वो है शिलादित्य। शिलादित्य किसे कहा जाता था, हर्षवर्धन को कहा जाता था। आगे बात करेंगे, ह्वेनसांग किसके टाइम पे भारत आया था, किसके शासनकाल में, ये चीनी यात्री था। इससे पहले हमने फायान देखा था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पे, वर्धन वंश में भारत आया था। ह्वेनसांग की एक प्रमुख रचना है, एक पुस्तक है जिसका नाम है सीयूकी। सीयूकी किसकी पुस्तक है, ह्वेनसांग की पुस्तक है, जो भारत से उसको जो भी अनुभव प्राप्त हुआ इसमें लिखा हुआ है। आगे बात करेंगे, ह्वेनसांग कब से कब तक भारत में रहा था, तो 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। और वो मुख्यतः आया था नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बौद्ध धर्म की, लेकिन बाद में यहाँ के राजा महाराजा से भी मिलने लगा था। ह्वेनसांग से ही प्रभावित होकर जो हर्षवर्धन था उसने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। महायान शाखा जो बौद्ध धर्म की होती है, हमने बौद्ध वाले चैप्टर में कवर किया है इसे। तो महायान शाखा का अनुयायी बन गया था हर्षवर्धन ह्वेनसांग के प्रभाव में आके। आगे बात करेंगे ह्वेनसांग के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वर्तमान शाक्य मुनि दोनों लगेगा यहाँ पर, तभी उसे ह्वेनसांग माना जाएगा। अब शाक्य मुनि किसी और को भी कहा जाता है, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है मौर्य वाले में, उसे जाके आप दोबारा से देख सकते हैं अगर अभी याद नहीं आ रहा है तो। ये सभी किसकी उपाधियाँ हो गई, ह्वेनसांग की उपाधियाँ हो गई। आगे बात करते हैं,
हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था, तो ये पूछा जाता है। तो किसने हराया था? चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय को ने हराया था हर्षवर्धन को। तो ये बहुत सारा चीज़ इन्होंने जीता था हर्षवर्धन ने, लेकिन इनको किसने हराया था? तो पुलिकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश से संबंधित था। किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष पराजित हुआ था। तो हर्ष की अगर दक्षिणी सीमा पूछी जाए, हर्षवर्धन की दक्षिणी सीमा कौन सी थी? तो नर्मदा नदी, उसके आगे नहीं बढ़ पाया था। आगे बात करते हैं। हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। तो हर 5वें वर्ष इसका आयोजन होता था महामोक्ष परिषद का। कहाँ पे करता था ये? तो प्रयागराज में, जहाँ पे बहुत सारा ये दान करता था बौद्ध धर्म से संबंधित। तो ये जो है हर 5वें साल होता था। लेकिन हर्षवर्धन कौन से समारोह में शामिल हुआ था, ये पूछा जाता है। तो 6वें समारोह में हर्षवर्धन शामिल हुआ था। अब हर्षवर्धन का एक कवि था जिसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो बाणभट्ट था इनका कवि, जिनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। पहली है हर्षचरित, दूसरी है कादम्बरी। बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी है? हर्षचरित और कादम्बरी। इसके अलावा हर्षवर्धन की भी 3 रचनाएं फेमस हैं, जिनसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी हर्षवर्धन की रचना नहीं है? तो यही तीनों है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पे पहली है प्रियदर्शिका, उसके बाद रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी रचनाएं हैं? तो ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। हर्ष के समय में जो सिंचाई वाला यंत्र होता था उसको क्या कहते थे? तो इसको कहते थे तुला यंत्र। हर्ष के समय में जो सूती वस्त्र का केंद्र होता था उसे कौन सा केंद्र था भारत में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र? तो ये था मथुरा। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर्षवर्धन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे कवर हो जाएंगे। पीईटी का पेड ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरा डिटेल देखने के बाद आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।